हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का R&D स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 12th मैथ से चैप्टर 4 से एक्सरसाइज 4.6 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। और यहाँ हम लोगों को दो तरीके के सवाल मिलेंगे। फर्स्ट में ये रहेगा कि दो समीकरण दिए होंगे, वहाँ पे हम लोगों को x और y आव्यूह विधि से उनकी वैल्यू निकालना रहेगी। और सेकेंड ये रहेगा कि तीन समीकरण निकाल दिए होंगे, जहाँ पे आव्यूह विधि से हम लोगों को x, y और z के मान निकालना रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनका बेसिक क्या होता है। हम लोग 1 बाय 1 दोनों का 2 बाय 2 में और 3 बाय 3 के ऑर्डर में जो मैट्रिक्स बनेंगे उनका बेसिक अभी अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 बाय 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो समीकरण निकाल ले रहा हूँ, a1x प्लस b1y इक्वल में c1। ऐसे कैसे a2x प्लस b2y इक्वल में क्या रहेगा, c2 रहेगा। समीकरण निकाल जो दिए हैं इनको हम लोगों को आव्यूह रूप में लिखना है। तो देखिए वो किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे इसको हम नोट कर सकते हैं ax इक्वल में b। और यहाँ अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं तो देखिए a मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहाँ पे जो x और y के जो गुणांक दे रखे हैं उनसे क्या बनेगा, a मैट्रिक्स बनेगा। जैसे यहाँ x का गुणांक क्या है, a1 है। ऐसे कैसे यहाँ y का गुणांक b1 है। अगर सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ से a2 आएगा और b2 आएगा, तो ये क्या बनेगा, a मैट्रिक्स बनेगा। ऐसे कैसे अगर x की बात करते हैं तो x का मतलब यहाँ पे वेरिएबल कितने दे रखे हैं, मतलब x और y के लिए बात कर रहा है वो, तो यहाँ पे x और y आएगा। ऐसे कैसे अगर b मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसके लिए बराबर से इधर जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे नोट करना है। तो ये हम लोगों ने अभी क्या बनाया, तीनों मैट्रिक्स बना लिए। अभी आगे हम लोग क्या करते हैं, इसी से आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग a इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। क्या करते हैं, दोनों तरफ a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से होगा। अभी यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे a कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा और यहाँ पे b a इनवर्स हम लोगों को एक फॉर्मूला मिलेगा, एक समीकरण मिलेगी और इसी का यूज़ करते हुए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये अभी मैंने 2 बाई 2 के ऑर्डर में अगर मैट्रिक्स बनता है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी हम बात करेंगे जिसमें तीन समीकरण निकाल दिए होंगे और वहाँ से 3 बाई 3 के ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला a की जिसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ फिर से समीकरण a1x b1y c1z, यहाँ पे z भी आ जाएगा और बराबर से इधर आएगा d1। ऐसे कैसे यहाँ नोट करेंगे a2x b2y और c2z इक्वल में क्या आएगा, d2 आएगा। और तीसरी समीकरण नोट करेंगे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे d3 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसको आव्यूह रूप में किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ ax इक्वल में b बनेगा। अभी फिर से अगर a निकालते हैं, a मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए a मैट्रिक्स हम लोगों का बनेगा। यहाँ पे ये जो समीकरण दे रखी है इनमें x, y और z के जो कॉफिशिएंट दे रखे हैं वो यहाँ पे नोट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो पहली समीकरण है उससे r1 बनेगा तो a1 आएगा, b1 आएगा और c1 आएगा। ऐसे कैसे जो दूसरा समीकरण दे रखा है उससे r2 बनेगा, a2, b2 और c2 बनेगा। और जो तीसरा समीकरण दे रखा है उससे r3 बनेगा और वो बनेगा a3, b3 और c3। तो ये हम लोगों का a बना। ऐसे कैसे अगर x की बात करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से आ गए हैं, तीन प्रकार के आ गए हैं, x, y और z नोट करेंगे। और लास्ट में अगर b मैट्रिक्स की बात करते हैं तो b क्या बनेगा, बराबर से इधर जो वैल्यू दे रखी है d1, d2 और d3, ये यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा b। तो क्या करा हम लोगों ने, पहले आव्यूह रूप में लिखा है और आव्यूह रूप में लिखने के बाद यहाँ पे आव्यूह देखें मैट्रिक्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो a मैट्रिक्स फिर से बनेगा इनके कॉफिशिएंट x, y, z के, तो 3 बाई 3 के ऑर्डर में बनेगा। x जो बनेगा इसमें जो वेरिएबल दे रखे हैं जिनकी वैल्यू हम लोगों को निकालना है x, y, z। और b क्या बनेगा, बराबर से इधर जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाएगा। अभी फिर से यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे, a इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद ये यहाँ कैंसिल हो सकता है तो ये x आएगा इक्वल में b और यहाँ बचेगा a की पावर -1, मतलब a इनवर्स बोलेंगे। और ये अभी हम लोगों ने एक बेसिक समझा कि किस तरीके से समीकरण निकाय दिए होते हैं तो वहाँ से हम लोग उसको आव्यूह रूप में लिखेंगे और एक फॉर्मूला बनाएंगे या समीकरण बनाएंगे और वहाँ से हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे।
अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संगत और असंगत निकाय क्या होते हैं, या यूं कहे कि जो समीकरण निकाय दिए होते हैं उनको संगत और असंगत हम किस तरीके से बता सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण निकाय दिए होते हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से जो ए मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिसाइड होगा कि वो जो समीकरण निकाय होंगे वो संगत होंगे कि असंगत होंगे। देखिए एक चार्ट से समझते हैं हम लोग कि किस प्रकार से निकाय संगत या असंगत बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से दो प्रकार की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू दो प्रकार से मिलेगी, या तो वो 0 के बराबर आएगी या वो 0 के बराबर नहीं आएगी, मतलब या तो प्लस में आंसर आएगा या माइनस में आएगा। तो सबसे पहले नॉट इक्वल 0 होता है, वहाँ हम समझते हैं। तो यहाँ जो है समीकरण निकाय कंसिस्टेंस होते हैं, मतलब कि संगत होते हैं, और उनका जो हल बनता है वो अद्वितीय हल होता है। कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ये आप लोग 10th में पढ़ा होगा कि जब समीकरण निकाय संगत होते हैं तो उनका हल क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। आगे हम लोग दूसरे केस की बात करेंगे कि अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो यहाँ से हम लोग फिर से दो प्रकार से चेक करेंगे कि वो संगत होंगे कि असंगत होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, मतलब जो मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसका बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और वो अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो वहाँ पे जो समीकरण निकाय होंगे वो असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत, या इंग्लिश में कहे तो इनकंसिस्टेंस होंगे, इनकंसिस्टेंस। और उनका हल जो बनेगा वो हल बनेगा कोई नहीं, कोई हल नहीं, क्योंकि जब रेखाएं या समीकरण निकाय असंगत होते हैं तो उनका कोई भी हल नहीं बनता है। और सेकंड केस में हम लोग क्या निकालेंगे, फिर से एडजॉइंट ऑफ ए का बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और वो अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पे जो समीकरण निकाय संगत भी हो सकते हैं, असंगत भी हो सकते हैं, पर जनरली हम लोग यहाँ पे संगत मानते हैं। तो यहाँ हल कौन सा होगा, संगत होगा, यानी कि कंसिस्टेंस होगा। हल क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा, और जो हल बनेंगे वो अनंतः अनेक हल बनेंगे, अनंतः अनेक हल होंगे। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से समझे कि किस तरीके से हम जो समीकरण निकाय दिए होते हैं उनको संगत और असंगत निकाय बताएंगे। तो फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि जो ए मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल 0 आती है तो वहाँ पे जो निकाय होंगे वो संगत होंगे और उनका हल जो बनेगा वो अद्वितीय बनेगा, एक से ज़्यादा बनेगा। लेकिन हम लोगों को खाली संगत या असंगत बताना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ऐसे कैसे, अगर ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो यहाँ पे फिर दो चीज़ें हम लोगों को देखना रहती है। फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, उसका बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, बी मैट्रिक्स से, और वो अगर नॉट इक्वल 0 आता है तो वहाँ पे जो समीकरण निकाय होंगे वो असंगत होंगे और वहाँ पे कोई भी हल नहीं बनेगा, क्योंकि जब रेखाएं या समीकरण निकाय असंगत होते हैं तो उनका कोई भी हल नहीं होता है। दूसरा केस, यहाँ पे अगर एडजॉइंट ऑफ ए और डॉट में बी का मल्टीप्लाई 0 आ जाता है तो वहाँ पे समीकरण निकाय को हम लोग संगत मानेंगे और उनके हल जो बनेंगे वो अनंतः अनेक हल होंगे। तो आप लोग इस चार्ट को अच्छे से ध्यान में रखें और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी मैंने एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है जिसमें दो समीकरण निकाय दे रखे हैं और हम लोगों को बताना है कि ये समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना रहेगा कि जो समीकरण निकाय दिए हैं इनको आव्यूह रूप में लिखना रहेगा और आव्यूह रूप में लिखने के बाद जो ए मैट्रिक्स बनेगा उसका हम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके सारणिक का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण निकाय में फिर से नोट कर देता हूँ 2x + 3y = 3। यहाँ पे समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर तो देखिए आव्यूह रूप में अगर नोट करेंगे तो फॉर्मेट बनेगा ax = b बनेगा। तो यहाँ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि a
एक्स और बी मैट्रिक्स किस तरीके से बनेंगे। जो ए मैट्रिक्स बनेगा वो हम लोगों का बनेगा जो एक्स और वाई के कॉफिशिएंट दे रखे देखे यहाँ पे उनसे बनेगा। यहाँ से 1 नोट करेंगे और यहाँ से वाई के लिए 2 आएगा। ऐसे कैसे R2 के लिए बात करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 3 आएगा, तो ये बना ए मैट्रिक्स। ऐसे कैसे अगर एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल दे रखे एक्स और वाई, और लास्ट में बी जो मैट्रिक्स बनेगा वो हम लोगों को बनेगा 2 और 3 बनेगा। अभी आगे हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि संगत होंगे कि असंगत होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका डिटर्मिनेंट बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से 3 का, -2 का अगर 2 से होगा तो 4 बनेगा। आंसर क्या आया, -1 आया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 है। अभी मैंने आप लोगों को बेसिक में बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल 0 आती है तो क्वेश्चन अपना वहीं खत्म हो जाता है, मतलब समीकरण निकाय जो होते हैं वो संगत होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, अतः समीकरण निकाय संगत है। आगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोगों को 2 समीकरण निकाय दिए हैं और संगत और असंगत बताना है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समीकरण निकाय नोट कर लेंगे, x + y = 4। अभी हम लोगों को आव्यूह रूप में लिखना है, तो क्या नोट करेंगे, समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, तो देखिए आव्यूह रूप में लिखेंगे तो क्या बनेगा, x = b आएगा। यहाँ से अगर a की बात करें तो a कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, तो a मैट्रिक्स बनेगा जो यहाँ पे x y के कॉफिशिएंट है, गुणांक है, वो नोट करना है। तो फर्स्ट में आएगा 2 - 1 और सेकेंड में आएगा 1 1 आएगा। और सेकेंड x क्या बनेगा, तो x जो वेरिएबल दे रखे हैं x y वो नोट करना है। और बी मैट्रिक्स देखें, बी मैट्रिक्स हम लोगों का बनेगा यहाँ पे 5 और 4 आएगा। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट देखिए क्या बनेगा, 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, फिर माइनस, और 1 का अगर -1 से होगा तो -1, और ये माइनस क्या होगा, प्लस बनेगा। तो फिर से क्या आया यहाँ पे 3 आया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 आया है, और जब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 आ जाता है तो वहाँ पे समीकरण निकाय का हल कौन सा होता है, संगत होता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा, अतः समीकरण निकाय संगत है। ये इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बना। अभी हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें 2 समीकरण निकाय दे रखे हैं और फिर से हम लोगों को संगत और असंगत बताना है। तो देखिए इसको भी किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं समीकरण नोट कर रहा हूँ पहले। सेकेंड है 2x + 6y = 8। सबसे पहले हम क्या करना है, समीकरण निकाय को आव्यूह के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे ax इक्वल क्या बनेगा, b बनेगा। अभी देखिए a मैट्रिक्स क्या बना है यहाँ पे, तो a बनेगा यहाँ पे मैट्रिक्स जो यहाँ के x और y के जो गुणांक दे रखे वो नोट करना है। तो यहाँ से 1 आएगा और 3 आएगा। यहाँ देखेंगे तो 2 आएगा, 6 आएगा। ऐसे कैसे x बनेगा यहाँ पे x y, और b अगर मैट्रिक्स की बात करें तो बराबर से इधर वैल्यू क्या है 5 8 से b मैट्रिक्स बनेगा। अभी आगे हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट देखें आप लोग क्या बनेगा, 1 का 6 से मल्टीप्लाई होगा 6, -2 का अगर 3 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। और जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर आगे हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ a निकालना होता है। देखिए आप लोग एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे और उसका b से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इसकी वैल्यू क्या आती है उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि निकाय संगत होंगे कि असंगत होंगे। तो आगे हम लोगों को पहले एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए मैंने शॉर्ट में आप लोगों को तरीका बताया था कि एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं तो वहाँ पे यहाँ इन दोनों की वैल्यू को चेंज करना है। 6 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा,
तो ये 6 आएगा, 1 आएगा। और इन दोनों जो वैल्यू दे रखी है इनके साइन चेंज करना है। अगर ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस आएगा। तो ये हम लोगों का क्या बना यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए बना। अभी आगे हम लोग इसका बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए आगे एडजॉइंट ऑफ ए के डॉट में अगर बी करेंगे तो पहले ये वाला मैट्रिक्स नोट करना है, और डॉट में क्या आएगा, सेकेंड मैट्रिक्स बी नोट करना है। तो 5 और 8 आएगा। अभी हम लोगों का इनका मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले R1 का यहाँ पे C1 से होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 6 का 5 से होगा 30, माइनस 3 का अगर 8 से होगा तो 24 आएगा। फिर यहाँ पे R2 का C2 से करवाना है, तो ये बनेगा -10 प्लस का 8। तो देखिए इसका आंसर क्या बना। इसका आंसर अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आएगा, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, -10 प्लस 8 होगा तो माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं और अगर 0 आ जाता है, और 0 का मतलब होता है यहाँ पे शून्य अवयव अगर आ जाता है, मतलब ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव का मान क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पे 0 नहीं आया है, इसका मतलब कौन सा केस बना है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट में बी नॉट इक्वल 0 आया है, मतलब शून्य अवयव नहीं आया है। तो समीकरण का निकाय क्या होगा, अतः समीकरण असंगत होंगे। ये हम लोगों ने बेसिक में भी क्लियर करा था कि जब एडजॉइंट ऑफ ए और उसका बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं और वहाँ पे अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वहाँ पे हम लोग संगत कहेंगे। लेकिन वो वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आती है, मतलब शून्य अवयव नहीं आता है, तो वहाँ हम लोग कहेंगे कि समीकरण निकाय क्या होंगे, असंगत होंगे। और यहाँ पे देखें आप लोग कि ये जो वैल्यू आई है ये 0 के इक्वल नहीं आई है, मतलब ये शून्य अवयव नहीं बना है, इसलिए समीकरण निकाय क्या होंगे, यहाँ पे असंगत होंगे। तो ये अभी हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से समझा कि किस तरीके से समीकरण निकाय को हम लोग संगत और असंगत बनाएंगे। अगला क्वेश्चन लिया है मैंने जिसमें 3 समीकरण निकाय दे रखे हैं और इनको हम लोगों को संगत या असंगत बताना है। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो समीकरण दिए हैं उनको नोट करेंगे, 3x - 2y प्लस 3z इक्वल में ऐड। सेकेंड है 2x प्लस y माइनस z इक्वल 1। अगला दे रखा है 4x - 3y प्लस 2z इक्वल में 4। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो आव्यूह रूप क्या बनेगा, ax इक्वल b बनेगा। तो यहाँ हम लोग मैट्रिक्स बताएंगे कि ए मैट्रिक्स क्या बनेगा। तो ए मैट्रिक्स बनेगा जो x y z है, इनके जो गुणांक दे रखे वो यहाँ पे नोट करना है। तो सबसे पहले 3 आएगा, -2 आएगा, फिर 3 आएगा, यहाँ से 2 1 और -1 आएगा, और यहाँ से देखेंगे तो 4 -3 और 2 आएगा। और सेकेंड x की बात करेंगे तो x क्या आएगा, x y और z भी आ जाएगा, तीनों जो वेरिएबल होते हैं वो नोट करना है। और b जो बनेगा वो बराबर से इधर जो वैल्यू दे रखी है देखिए आप लोग 8 1 और 4 नोट करना है, 8 1 और 4 आएगा। आगे हम लोग a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए R1 से प्रसार करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 से करेंगे। तो देखिए 3 के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो R1 और C1 को छुपाना है, 1 -3 -1 2 आएगा। फिर माइनस आता है क्योंकि सेकेंड वाला अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, इस तरीके से चलेंगे। तो ये माइनस में आएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, -2। इसके लिए डिटर्मिनेंट देखिए क्या बनेंगे, R1 को छुपाना है और C2 को छुपाना है। तो वैल्यू आएगी 2 4 -1 और 2 आएगी। और यहाँ पे फिर 3 से बात करेंगे तो 3 क्या ही में आना है, प्लस में आना है। और इसके लिए डिटर्मिनेंट देखें यहाँ पे R1 को और C3 को छुपाना है। तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 4 1 -3 नोट करना है। आगे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 आएगा, ब्रैकेट में देखिए 1 का 2 से होगा 2, -3 का -1 से होगा तो +3 बनेगा, ये मतलब ये माइनस ही रहेगा। फिर माइनस माइनस +2 बना, और यहाँ पे देखिए 2 का 2 से होगा 4, -4 का अगर -1 से होगा तो -4, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और +3 यहाँ अगर 2 का 3 से होगा तो -6 माइनस का 4 आएगा। आगे देखिए वैल्यू क्या बनेगी, 3 × -1 बना यहाँ पे,
यहाँ देखेंगे तो +2 और इसके साथ में 8 बचा, +3 और इसके साथ में इंटू आ जाएगा -10। आगे इसको सॉल्व करेंगे, -3 यहाँ से 16 आएगा और यहाँ से -30 आएगा। अभी इन दोनों को प्लस करना है तो -33 आएगा और प्लस का क्या आएगा 16 आएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा और आएगा हम लोगों का 7 और 1 17 आएगा। अभी देखें अगर a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 आ जाता है तो वहाँ पे जो है समीकरण निकाय के हल जो होते हैं वो संगत होते हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग कि अतः समीकरण निकाय संगत है। तो ये इस तरीके से 3 समीकरण निकाय जो दिए थे हम लोगों को संगत या असंगत बताना था, तो हम लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व करा। तो इस तरीके से अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व करा, जिसमें 3 समीकरण निकाय दिए थे और इन 3 समीकरण निकाय को हम लोगों को संगत या असंगत बताना था। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आव्यूह रूप में लिखते हैं, यहाँ से जो ए मैट्रिक्स बनता है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और डिटर्मिनेंट की 2 प्रकार की वैल्यू आती है, या तो 0 आ जाती है और 0 आ जाती है तो हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं फिर, लेकिन अगर वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो वहीं हम लोग डिसाइड करते हैं कि समीकरण निकाय का हल क्या होता है, संगत होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आया हुआ है -17 उसकी वैल्यू आई थी जो कि नॉट इक्वल 0 बनती है, मतलब 0 के बराबर नहीं होती है, तो इस समीकरण निकाय का हल क्या होगा, संगत होगा।